हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है ड्राफ्टिंग ऑफ सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये परमानेंट इंजंक्शन क्या है। परमानेंट इंजंक्शन का सबसे ब्रीफेस्ट जो मीनिंग है वो है कि लेट्स से कोई स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है, वो स्पेसिफिक पर्सन कोई एक स्पेसिफिक काम कर रहा है कि अगर मान लो उसका मेरे साइड वाला घर है और वो अपने, ये मेरा घर है और ये उसका घर है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर्स है कि एक ही फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। और यहाँ से आती है सनलाइट। पर ये क्या कर रहा है, ये जो है एक और फ्लोर बना रहा है। अगर वो एक और फ्लोर बना लेगा तो मेरी सारी सनलाइट जो है वो उसके अंदर दब जाएगी। और ये जो फर्स्ट फ्लोर बनाना है ये वैसे भी इलीगल है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ये परमानेंटली रुक जाए ये फर्स्ट फ्लोर बनाने से। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, उसे परमानेंटली रोकने के लिए फाइल करूंगी अ सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन। तो आज हम देखेंगे कि कैसे ऐसे सिचुएशंस में हम सूट जो है वो फाइल करते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इन द कोर्ट ऑफ यहाँ पर कौन सा कोर्ट आएगा, ऑब्वियसली सिविल मैटर्स में जो है ये चीज अप्लाई होती है। और सेकेंडली कोर्ट वो होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो भी कोर्ट है, सबसे छोटा कोर्ट जिसके पास टेरिटोरियल और पैक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है सब्जेक्ट मैटर की, उस कोर्ट में जो है हम ये सूट फाइल करेंगे। सो इन द कोर्ट ऑफ दिस, सूट नंबर दिस ऑफ ईयर दिस। अब हम बताएंगे कि किसका मैटर है, कि मैं अगेंस्ट कौन है, ये मैं हूं और ये दूसरा पर्सन है। तो प्लेंटिफ कौन है, प्लेंटिफ में हूँ। तो इन द मैटर ऑफ मिस्टर, लेट्स से इन द मैटर ऑफ मिस जी, ठीक है। अब मिस जी के बारे में हमें चार चीजें बतानी है। सबसे पहले उनका फुल नेम, फिर उसके बाद उनकी एज, उनका फादर्स नेम और उनका फुल एड्रेस विद पिन कोड। ये चार चीजें हम यहाँ पर डिटेल में बता देंगे। दिस एज इतना, डॉटर ऑफ मिस्टर दिस एंड दिस एंड रेजिडेंट ऑफ दिस प्लेस कंप्लीट विद पिन कोड। और राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे प्लेंटिफ। उसके बाद हम लिखेंगे वर्सेस। वर्सेस वी डॉट नहीं लिखना है, वर्सेस कंप्लीट लिखना है। उसके बाद लेट्स से मिस्टर ए। मिस्टर ए के बारे में भी यही चार डिटेल्स देंगे, नेम, एज, फादर्स नेम और कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड, ठीक है। और राइट हैंड साइड में सेम डिपेंडेंट। अब क्या है, अब मैंने बता दिया है इसी बेसिक स्ट्रक्चर में कि मैं सूट परमानेंट इंजंक्शन के लिए फाइल कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया है कि ये जो पूरा सूट है इसका मोटिव क्या है, परमानेंट इंजंक्शन सीख करना। कौन से कोर्ट में कर रही हूँ, किस ईयर के लिए कर रही हूँ, मैं कौन हूँ और किसके खिलाफ मैं सूट फाइल कर रही हूँ। ये सारी चीजें बताने के बाद अब मैं चलूंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। वही सब्जेक्ट में हम फिर से कैपिटल्स में देंगे सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन। उसके बाद मैं अपनी सारी अब कहानी बताने वाली हूँ कि हाँ ये सारा सीन था और क्या क्या हुआ। तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली श्योर। अब मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। तो मेरी कहानी बताने के लिए सबसे पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा, मुझे मेरे बारे में बताना पड़ेगा। मेरे बारे में मैंने क्या बताया, दैट the plaintiff is a permanent resident of the above mentioned address and has been residing there for last several years। कि मैं जो हूँ वो परमानेंट रेजिडेंट हूँ और बहुत सालों से जो है वो वहां पर रह रहा है प्लेंटिफ। सॉरी, यहाँ पर अलोंग विद हिज वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन है, तो ये मिस की जगह मिस्टर जी ही हो जाएगा। चलो वो तो हम केस के अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि प्लेंटिफ जो है वो परमानेंट रेजिडेंट है इस एड्रेस का और पिछले बहुत सारे सालों से वो अपनी वाइफ और माइनर चिल्ड्रन के साथ एज अ टीनेज उसने अपना स्टेटस बता दिया कि हालांकि वो परमानेंट रेजिडेंट है और बहुत सालों से रह रहा है, पर वो किस कैपेसिटी में रह रहा है, टीनेज की कैपेसिटी में। फिर उसके बाद उसने बताया कि टीनेंट उसने बता दिया इस प्रॉपर्टी का है। फिर उसने बताया कि उस प्रॉपर्टी में क्या आता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट कंप्राइजिंग इतने रूम्स है और ये है, ये सब है, किचन है, हॉल है और मंथली रेंट जो है वो इतना है, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड पोर्टल चार्जेस अंडर द टेनेंसी ऑफ। वो किसका टीनेंट है, जो भी लैंड ओनर है या जिसको भी वो रेंट पे करता है उसने उसका नाम दे दिया, जो कि रेंट जो है वो पर्सनली कलेक्ट करता था। पर पर्सनली कलेक्ट करने के बाद भी जब जब प्लेंटिफ उसे रिक्वेस्ट करता था
कभी भी उसने रेंट रेसिट्स जो है वो इशू नहीं किए। ठीक है, अब हमने बता दिया कि भाई मैं यहाँ यहाँ जो है रहता हूँ अपनी वाइफ और बच्चों के साथ और मैं यहाँ का टेनेंट हूँ, ये है, इतने रेंट में है और इस आदमी को जो है मैं रेंट पे करता हूँ। फिर उसके बाद वो बताता है कि प्लेंटिफ कि जो मेरा लैंडलॉर्ड है उसके साथ मेरे अच्छे रिलेशंस थे और इसीलिए मैंने एक सब्सटैंशियल अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट स्पेंड कर दी कंस्ट्रक्शन में। मान लो लेट्स से कि एक रूम की कंस्ट्रक्शन में या कुछ भी, ठीक है, टेरेस गार्डन की कंस्ट्रक्शन में। तो मैंने एक रूम की कंस्ट्रक्शन में जो है एक सब्सटैंशियल अमाउंट जो है मैंने स्पेंड कर दिया, जिसके लिए लैंडलॉर्ड ने मुझे क्या अश्योर किया था, उसने मुझे अश्योर किया था कि ये जो सारा अमाउंट है कंस्ट्रक्शन का वो रेंट के लिए हम एडजस्ट कर लेंगे। अब मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पड़े हैं कि मैंने क्या क्या मटेरियल खरीदे और क्या क्या कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस जो है आए। और इसके अलावा ये भी है कि मैंने बहुत बार जब अगर लैंडलॉर्ड की तबीयत खराब है या कुछ भी घर में प्रॉब्लम है तो पर्सनली लैंडलॉर्ड की केयर की है। ये इसलिए क्यों लिखा, ताकि एक फ्रेंडली रिलेशन बता सके कि इतना हमारा फ्रेंडली रिलेशन था और मैं उनकी केयर भी करता था। इसीलिए जब ये सारा सीन हुआ, जब उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन कर दो रेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, तो मैंने वो कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या आया कि भाई मैं आराम से सुख शांति से अपनी प्रॉपर्टी में अपने प्रेमाइसेस में रहता था, पीसफुल पोजीशन थी मेरे पास और सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे। फोटोकॉपी हम जो भी अग्रीमेंट है वो एनक्लोज कर देंगे। हाउएवर जो डिफेंडेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट में फाइल कर रहा हूँ, उन्होंने डिस्टर्ब किया और इंटरफेयर किया मेरे पीसफुल पोजीशन के साथ। अब यहाँ पर बताता है कि मैं वहीं पर रहता हूँ, मेरे सारे हाउस होल्ड गुड्स और मेरी फैमिली वहीं है और पीसफुल ऑक्यूपेशन जो है मैं कैरी ऑन करता हूँ। रेगुलरली मैंने रेंट पे किया है इस मंथ से लेके इस मंथ तक। उसके बाद क्या होता है, जो लैंडलॉर्ड है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो लीगल हायर्स हैं ऑफ द लेट श्री लैंडलॉर्ड, उनको प्लेंटिफ नहीं जानता है और प्लेंटिफ अभी भी चाहता है कि वो रेंट पर रहे। ठीक है, अब उसने बता दिया कि क्या सीन हुआ कि उसकी डेथ होगी और वो लीगल हायर्स को नहीं जानता है, पर उसके बाद अभी भी वो रेडी है रेंट पे करने के लिए और यहाँ पर रहने के लिए। फिर क्या होता है, दैट ऑन मैंने कंप्लीट डेट बताई, डेट से पता लग रहा है कि मैं वेग बात नहीं कर रहा हूँ। जो प्लेंटिफ है उसने कोई भी वेग बातें नहीं की है, वो सारी बातें बेस्ड ऑन रियलिटी है, क्योंकि कंप्लीट जो है डेट्स प्लेंटिफ मेंशन कर रहा है। और स्पेशली इससे एक और चीज पता लगती है कि कोज ऑफ एक्शन जो है हमारा वो कब अराइज हुआ है, कब से अराइज होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो दैट ऑन दिस डेट डिफेंडेंट आते हैं और उसे थ्रेटन करते हैं कि जल्दी से खाली कर दो वरना सीरियस हार्म होगा। ठीक है, जब उसे वो कहता है कि आप हो कौन, तो वो मना कर देते हैं और चीजें फेंकते फेंकते और लड़ाई करते करते बाहर निकल जाते हैं। अब लोकल रेजिडेंट्स आते हैं, लोकल रेजिडेंट आ जाते हैं तो वो धमकी देता देता वापस लौट जाता है और ये कहता है कि मैं लोकल जो गुंडे हैं, लोकल गूंस हैं, उनको मैं लेकर आऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, प्लेंटिफ जाता है पुलिस स्टेशन कंप्लेंट के लिए। पुलिस स्टेशन में जो पुलिस ऑफिसर है वो मना कर देते हैं और डिफेंडेंट शॉकिंगली वहीं होते हैं। फिर उसके बाद प्लेंटिफ जो है वो नोटिस भेजता है डिफेंडेंट वन को और कॉपी भेजता है चौकी इंचार्ज को। ठीक है, उसके बाद भी कोई पुलिस एक्शन नहीं लिया जाता। ठीक है, प्रॉपर डेट्स दी है, दैट ऑन दिस डेट, दैट ऑन दिस डेट। इसने क्या किया है, इसने एक तरीके से कंप्लीट स्टोरी बिल्डअप किया है फ्रॉम डेट, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक उसके दैट ऑन दिस डेट डिफेंडेंट दो अननोन लोगों के साथ आता है ओड आवर्स पे, मतलब रात को या अर्ली मॉर्निंग, बहुत ओड आवर्स पे, और थ्रेटन करता है कि भाई खाली कर लो। और उसे अब ऑब्वियसली वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहता है तो इसलिए अपनी सेफ्टी के डर से वो अंदर ही रहता है। फिर से नेबर्स आ जाते हैं, नेबर्स उसकी हेल्प करते हैं। उसके बाद वो फिर जो डिफेंडेंट है वो वापस चले जाते हैं ये कहते हुए अब हम अगली बार और लोगों को लेके आएंगे। फिर उसके बाद तंग आके फिर से प्लेंटिफ पुलिस पोस्ट पे जाता है, पर ऑफिसर उसकी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं करते और उसे कहते हैं कि भाई तू तो कोर्ट चला जा, इंजंक्शन के लिए अगर तुझे ये चीज रुकवानी है तो उसके लिए तेरे को कोर्ट जाना पड़ेगा। अब उसके बाद ये सब करने के बाद यहाँ तक प्लेंटिफ ने अपनी कहानी बता दी। अब आ गया भाई प्लेंटिफ का एडवोकेट।
प्लेंटिफ का एडवोकेट क्या कहता है कि भाई प्लेंटिफ ने इतनी बार पुलिस में चला गया, उसने इतना कुछ करने की कोशिश कर ली, उसके बाद भी चीजें नहीं सुधर रही हैं, तो प्लेंटिफ के पास कोई और एफिकेशियस रेमेडी नहीं है एक्सेप्ट टू सीक एन इंजंक्शन। उसे एक इंजंक्शन चाहिए फ्रॉम दिस ऑनरेबल कोर्ट, ताकि रिस्ट्रेन कर सके डिफेंडेंट को फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज पीसफुल पोजीशन। ठीक है, फिर उसके बाद कोज ऑफ एक्शन, वही कोज ऑफ एक्शन अरोज ऑन वेरियस डेट्स, जब जब उन्होंने थ्रेटन किया और डिस्पोजेस करने की कोशिश करी, और लास्ट हम बता सकते हैं बिगिन ऑन दिस एंड कंटिन्यू टिल टुडे एंड ऑन दिस डेट, वो जैसे भी हो हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोर्ट फी पे करेंगे, दैट द वैल्यू ऑफ सूट इतनी इतनी थी विच हैज बीन पेड। हम इसमें साथ में लिखेंगे वाइड मेमो डेटेड दिस एंड दिस, और कंप्लीट हम इसकी डिटेल ले देंगे कि हाँ मैंने फी जो है वो पे कर दी है। दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन, साथ में जो कोर्ट है उसकी ज्यूरिसडिक्शन है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो अपनी इसकी टेरिटोरियल लिमिट्स में है, और पार्ट ऑफ कोर्ट ऑफ एक्शन जो है वो यही अरोज हुआ है। तो जो दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कि वो इस केस को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद वही सिग्नेचर प्लेंटिफ थ्रू एडवोकेट प्लेस्ड इन। उसके बाद वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन वेरीफाइड एट दिस प्लेस ऑन दिस डे ऑफ जनवरी मंथ ऑफ this year that the contents of para 1 to 11, 1 to 11 किसने बताया है, हमारे प्लेंटिफ ने बताया है। 1 to 11 of the plaint are true to my knowledge, मेरी नॉलेज जहां तक है 1 to 11 सही है। derived from the records of plaintiff, जो प्लेंटिफ ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रिकॉर्ड्स बनाए हैं उस पर बेस्ड है। और उसके बाद दैट those from paras 12 to I think 16 है, 12 to 15 जो है वो ट्रू किसके बेसिस पर है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द काउंसिल एंड बिलीव्ड टू बी ट्रू बाय मी, मतलब मेरे काउंसिल ने इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पर 12 to 15 जो पैरा है वो लिखे गए हैं, और मैं मानता हूँ कि ये ट्रू है। एंड लास्ट para is the humble prayer to the court. I forgot the prayer here. Let's write it right now. ठीक है, तो प्रेयर में क्या होगा, that it is humbly prayed that कि that person is permanently restrained from entering the premises or disturbing the peaceful possession, ये सारी चीजें। और उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे any other relief or reliefs that this honorable court deems fit as per the circumstances of the case। ठीक है, लास्ट में is the humble prayer to the court, वही plaintiff। उसके बाद लास्ट में हम एफिडेविट बना देंगे कि मैं दिस हूँ, और ये एफिडेविट में जो जो कंटेंट्स है वो एफिडेविट का पार्ट माना जाना चाहिए, और जो भी मैं कह रहा हूँ दे आर ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।